हेलो स्टूडेंट्स। मैं जैस्मीन विज्ञान पाठशाला जो कि एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ क्लास 8 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड है। तो विज्ञान पाठशाला एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप लोगों को क्लास 6 से 12 तक की वीडियोस मिलेंगी। और आप लोगों को जो है विज्ञान पाठशाला का बंगाली चैनल भी है, वहाँ पर आप लोगों को जो बंगाली बोर्ड के बच्चे हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान पाठशाला, मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी। क्लास 8 की जो चैप्टर 2 है वो है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मतलब कि धर्मनिरपेक्षता। और इसका जो चैप्टर 1 है उसका मैं 2 पार्ट में वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लें। और सेकुलरिज्म का जो चैप्टर है वो भी आप लोगों को मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगी। तो देखते हैं क्या है। History provides us with many examples of discrimination, exclusion, and persecution on the grounds of religion. You may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. Now, however, the Jewish state of Israel treats its own Muslims and Christian minorities quite badly. In Saudi Arab, non-Muslims are not allowed to build a temple, church, etc. and nor can they gather in a public place for prayers. तो हिस्ट्री में जो है बहुत सारे एग्जाम्पल है भेदभाव की, डिस्क्रिमिनेशन की, मतलब कि भेदभाव, परसिक्यूशन, एक्सक्लूशन, कैसे रिलीजन के बेसिस पे ये सब कुछ हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल कुछ कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों में से बहुत से जो है, बहुत लोग हैं जो सुने होंगे जीविस के बारे में कि हिटलर ने जर्मनी में कैसे बहुत सारे जीव्स को हत्या की थी। और ये हिस्ट्री की एक बहुत अनफॉर्चुनेट स्टोरी हम लोग बोल सकते हैं। तो क्या होता था कि दुनिया भर में जीविस जो है उनको माना जाता था क्रिश्चियनिटी में, जो जीसस की जो उनको हत्या की गई थी क्रूस से, तो उनका बहुत बड़ा रीजन, मतलब दोषी माना जाता है, जीविस को माना जाता है उस उन्हीं लोगों के कारण में ये सब हुआ था जीसस के साथ। तो इसके वजह से दुनिया भर में उनको बहुत ज्यादा हेट सहनी पड़ी है। तो पहले जो वो लोग बहुत सारे जगह पे, छोटे-छोटे जगह पे कुछ-कुछ लोग रहते थे, उन लोगों को लगा कि नहीं, ऐसे वो लोग नहीं रह सकते और उन्हें अपना एक देश चाहिए। और बाद में उन लोगों की एक देश बनी जिसका नाम होता है इज़राइल। ओके। तो इसके पीछे भी बहुत स्टोरी है कि कैसे इज़राइल बनी, कैसे क्या हुआ था, कैसे बहुत सारे जो वर्ड हुए हैं, सबके बारे में कभी किसी और हिस्ट्री की वीडियो में भी बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल जितना है चैप्टर में उतना फ़ोकस करते हैं। तो जैसे इज़राइल में एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर जीविस ने अपना एक कंट्री बनाया इज़राइल, तो मेजॉरिटी में तो वही लोग होंगे। लेकिन बाकी जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं, जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन और भी कुछ-कुछ, तो वो बहुत कम संख्यक में है, माइनॉरिटीज़ हैं। तो उनके साथ अभी जो है इज़राइल में जीविस लोग जो बर्ताव करते हैं वो कुछ अच्छा नहीं है। और जो इस्लामिक कंट्री है सऊदी अरब का जो है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको अलाउ नहीं है कि वो कोई टेम्पल बना सके, चर्च बना सके, या फिर पब्लिक प्लेस में वो लोग अपना प्रेयर कर सके। मतलब कि बोल सकते हैं कि रिलीजन के बेसिस पे उनको कोई भी फ्रीडम नहीं है। ओके। In all of the above examples, members of one religious community either persecute or discriminate against members of other religious communities. This act of discrimination takes place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions. Clearly, no one would wish to be discriminated against because of their religion, nor dominated by another religion. तो क्या होता है, जो भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा कि हम लोग देख सकते हैं कि हर जगह पे है ना कि रिलीजन बेसिस की बेसिस पे उन लोगों को डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ा। और ये और भी ज़्यादा हो जाता है कि मान लीजिए जिस कंट्री में जो रिलीजन के लोग ज़्यादा है, अगर उनका ही पावर हो जाता है और स्टेट भी उसे प्रमोट करता है, जैसे कि हमेशा कि स्टेट में भी माना जाता है, जैसे कि अरब को हम लोग बोले कि इस्लामिक कंट्री है, इसराइल में जीविस ज़्यादा है,
तो ऐसे अगर जो उनका पावर चला जाता है किसी एक रिलीजन के बेसिस पे, तो जो माइनॉरिटीज है ना उनको बहुत ज्यादा सहना पड़ता है, उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होती है। और ये तो एकदम क्लियर है कि कोई नहीं चाहता है, कोई इंसान नहीं चाहता है कि उसके साथ रिलीजन के बेसिस पे किसी भी तरह का भेदभाव हो, क्योंकि और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो रिलीजन है, जो रिलीजन बिलीव है, रिलीजियस फेथ है, तो ये क्या होता है ना कि जो इंसान जिस घर में पैदा होता है, जिस घर में उसकी परवरिश होती है, और जो कल्चर में वो बड़ा होते जाता है, वही सारी चीज़ वो अडॉप्ट करता है और उसमें उसकी विश्वास बैठ जाता है। तो वो जो जो छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है रिलीजन रिलीजन को लेके, जो बिलीव होती है, वो उसकी डेली लाइफ की एक पार्ट हो जाती है। तो ये सबसे निकल आना या फिर फोर्सफुली उसे स्टॉप कर देना, ये बहुत ज्यादा अपने आप में एक मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि कोई नहीं चाहता है कि उसके साथ ये सब के बेसिस में डिस्क्रिमिनेट भेदभाव भी हो, कोई उसे छोटा करे या बड़ा करे, जो भी है, रिलीजन के बेसिस पे कुछ ना हो, यही सब चाहते हैं। तो ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है, ये सब भी पढ़ते हैं हम लोग आगे। लेकिन उसके पहले आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन? इंडिया में क्या आप लोगों ने कभी ऐसा कोई एग्जाम्पल देखा है कि कहीं पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? जैसे कि कुछ कुछ इंसिडेंट, छोटी छोटी स्टोरीज हम लोग सुनते ही हैं, न्यूज में हो, पेपर में हो, या फिर आसपास में हो, कुछ ना कुछ चलते ही जाता है। तो ये सब के बेसिस में ऐसा आपको क्या, आपको अगर लग रहा है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगी, ये आप अपने हिसाब से सोचिए और इसे नोट कीजिए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो देखते हैं व्हाट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या है? In the previous chapter, you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpreted this. In keeping with this idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. Secularism refers to the separation of religion from the state. तो सेकुलरिज्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? मतलब मैं किसी एक रिलीजन को नहीं प्रेफर करती हूँ, हो सकता है मैं किसी भी रिलीजन के, उसके लिए मेरा फेथ है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं किसी रिलीजन से हूँ तो मैं दूसरे को बिल्कुल प्रायोरिटी ना दूँ, उन्हें उन्हें छोटा करूँ, उनके साथ भेदभाव करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो एक सोच हम लोग कह सकते हैं, इसे भी हम लोग सेकुलरिज्म बोल सकते हैं। लेकिन क्या है कि प्रीवियस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे थे इंडिया में, तो वहाँ पे क्या था कि हम लोग देखें कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो हमारा देश का जो फंडामेंटल राइट्स है, वो कैसे हमारे सिटीजन को प्रोटेक्ट करती है। किसी भी तरह का भेदभाव हो, प्रॉब्लम हो, जो भी हम लोग कह सकते हैं, जो मेजोरिटी ग्रुप के जो रिलीजन है, उनसे उनसे बोल सकते हैं, या फिर पूरे देश का ही एक कॉन्स्टिट्यूशन के अनुଯାयी एक हर एक नागरिक को अपना अधिकार मिलता है कहीं भी जाने का, अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, उसके बेसिस पे उससे भेदभाव नहीं होगी उसके साथ। ये सब कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है। और ये जो फ्रीडम है, पूरा फ्रीडम है, अगर आप किसी भी रिलीजन के हो। इंडिया जैसे कि एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, यहाँ पे आप किसी भी रिलीजन को, आपको फ्रीडम है कि आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं प्राउडली। तो ये सारे जो आइडियाज़ है, जो कह सकते हैं रिलीजन फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है, इसको जो है कि इंडिया ने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट किए हैं। उसके साथ क्या, उसके साथ हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेकुलरिज्म हम लोग किसे कहेंगे कि ये जो रिलीजियन के साथ स्टेट का पावर का जो सेपरेशन है, मतलब रिलीजियन एक अलग फेथ है, बिलीफ है, जो हर एक इंसान का निजी मामला है, वो प्रैक्टिस कर सकता है, वो मान सकता है। लेकिन जो स्टेट का जो है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो रोल है, ये हमारे, चाहे वो किसी भी रिलीजन हो, कास्ट हो, कुछ भी हो, उसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो स्टेट के साथ रिलीजन का जो डिफरेंस है, जो सेपरेशन है, उसे ही हम लोग कहते हैं, कह सकते हैं सेकुलरिज्म। ओके, अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो मुझे लिख के बताएं। Why is it important to separate religion from the state?
ये क्यों इम्पोर्टेंट है, रिलीजन के साथ स्टेट का अलग होना इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे कि हम लोग सेकुलरिज्म को बोल रहे हैं कि जो सेपरेशन है स्टेट के साथ रिलीजन का, जो सेपरेशन है उसे ही हम लोग सेकुलरिज्म बोल सकते हैं। तो ये सेपरेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? As discussed above, the most important aspect of secularism is its separation of religion from state power. ओके, सेकुलरिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि रिलीजन जो है वो स्टेट पावर से अलग होगा, डिफरेंट होगा, सेपरेट होगा। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। डेमोक्रेटी और मोनार्की के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बोला है कि मैं बोली हूँ कि डेमोक्रेटिक जो कंट्री है यहाँ पे लीडर को जनता चॉइस करती है, और कोई भी स्टेट या कंट्री लीडर किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता है। यहाँ पे लीडर को भी जनता की बात सुननी पड़ती है, जनता अपना लीडर खुद चुनते हैं, अपना बात रख सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों को लेके एक डेमोक्रेटिक कंट्री फंक्शन करती है। तो ये डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने के लिए, जैसे कि हर एक इंसान को उसका अधिकार मिले, वो फ्रीली रह सके, उसका चॉइस हो, ये सब कुछ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है ये कि स्टेट पावर के साथ रिलीजन अलग हो। Almost all countries of the world will have more than one religious group living in them. तो क्या है, ऑलमोस्ट सारे कंट्री में, वर्ल्ड के जितने भी कंट्री है ऑलमोस्ट सारे कंट्री में आप तो को बोल सकते हैं। खास करके हम लोग देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बाद इतने ज़्यादा लोग इधर उधर पढ़ने जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, शादी होती है, बहुत बहुत सारे रीजन के वजह से हम लोग देख सकते हैं कि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहाँ पे सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग रहते हैं, क्योंकि अभी का टाइम पे हर जगह पे हर लोग मिक्स्ड कल्चर में ही हम लोग बोल सकते हैं कि रहते हैं। तो क्या होता है कि अगर ऐसा सिचुएशन है कि हर जगह पे हर देश में हर रिलीजन के है, लेकिन वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होने लगा रिलीजन के बेसिस में, तब तो इंसान जी ही नहीं पाएगा। विद इन दिस रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज अ मेजोरिटी. If the majority religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religions. तो अगर हम लोग देखेंगे कि हाँ, दुनिया के ऐसा देशों में शायद कुछ रिलीजन मिला के रहेंगे, लेकिन कोई तो एक ऐसा रिलीजन होगा कि जो ज़्यादा संख्यक में है उस जगह पे। तो अगर हम लोग देखेंगे कि स्टेट का पावर रिलीजन के बेसिस पे होना लगा, और जो लोग नहीं चाहते हैं कि दूसरे रिलीजन रहे या फिर प्रैक्टिस करे या फिर कन्वर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो सब में है, तो किसी एक के ऊपर अगर पावर भी चला गया तो वो तो जबरदस्ती उसे कन्वर्ट करने की सोचेगा। तो ये जो एक स्टेट का जो अलग होना पावर, ये लेकिन बहुत तरीके से हेल्पफुल होता है एक साधारण नागरिक के लिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, कास्ट क्लास जो भी है। This tyranny of the majority could result in the discrimination, correction, at times even the killing of religious minorities. The majority could quite easily prevent minorities from practicing their religions. Any form of domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizens, irrespective of their religion. Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result in one reason why it is important to separate the state and religion in democratic society. तो क्या होता है कि जो सिचुएशन को हम लोग बोल सकते हैं, जो सिचुएशन है, तो उसमें क्या होगा, कोई ना कोई एक मेजॉरिटी रहेगा जो आराम से माइनॉरिटी को दबा सकता है। जो जो माइन चाहे वो अगर कहीं पे हिंदू ज़्यादा है तो वो मुस्लिम को दबा सकते हैं, अगर कहीं पे मुस्लिम ज़्यादा है और उनके हाथ में पावर है तो हिंदू को क्रिश्चियन को दबा सकते हैं, अगर क्रिश्चियन है तो वो बाकी रिलीजन्स को दबा सकते हैं। तो बहुत सारे रिलीजन है, तो ऐसे करके कभी लड़ाई खत्म नहीं होगी। तो ये जो स्टेट का जो पावर है रिलीजन से अलग, जो सेपरेशन है, वो क्या करता है, ये सारे जो चीज़ें हो सकती है, ये सारे मतलब जो मुश्किल हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं, दबा सकते हैं, यहाँ तक कि मर्डर तक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए या फिर एक डेमोक्रेटिक कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए दोनों पावर का अलग होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
तो हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये जो एक है कि जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के साथ और रिलीजन का अलग होने से अगर हम लोग देखते हैं कि किसी को भी कुछ सहना नहीं पड़ेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई एक्सक्लूशन नहीं होगा, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि इम्पोर्टेंट है कि स्टेट पावर रिलीजन के साथ अलग हो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रिनी जो है ये एक अत्याचारी, मतलब कि अत्याचारी, स्वैराचारी, ये सब कुछ हो सकता है ट्रिनी का मतलब। देखते हैं नेक्स्ट जो है, अनदर रीजन दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट in democratic society is because we also need to protect the freedom of individuals to exit from their religion, embrace another religion, or have the freedom to interpret religious teaching differently. To understand this point better, let us take the practice of untouchability. You might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. However, if state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change this? Even if you were part of the dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret it this differently. तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे रीजन है कि जो जो जरूरत है कि स्टेट पावर के साथ रिलीजन का अलग होना। तो अगर एक हम एग्जांपल लेते हैं अनटचेबिलिटी का, अछूत जो होता है, उसका जो अगर एग्जाम्पल लें, हो सकता है कि आपको कुछ जो कोई एक चीज़ है जैसे कि अनटचेबिलिटी, आपको नहीं लगता है कि ये प्रैक्टिस सही है, हिंदुइज्म में ये प्रैक्टिस आपको लगता है कि ये सही नहीं है, अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है। तो उसका बहुत सारा कारण हो सकता है, या तो अनटचेबिलिटी को जो समझाया गया है या फिर जो हम लोग समझ रहे हैं उसका इंटरप्रिटेशन शायद हम लोग ठीक से नहीं समझ पाए हैं, या फिर जिनसे हम लोग सुन रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, जो भी हो, जिनसे हम लोग सुन रहे हैं वो शायद सही नहीं है। तो आपको ये लग सकता है कि हाँ, ये कंसेप्ट सही नहीं है। लेकिन अगर स्टेट पावर में उन्हीं रिलीजन के ऐसे कोई लोग हैं जो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, तो क्या ये आपके लिए आसान होगा कि आप उस चीज को, प्रथा को आप चेंज कर दें? नहीं होगा ना, नहीं सुनना चाहेंगे। और इस हिस्ट्री में ऐसा एग्जाम्पल भी है। जैसे कि अगर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में देखें तो राजा रमन राय ने जो किया था, सतीदाह प्रथा, सती प्रथा को जो उन्होंने बंद किया था, फिर विद्यासागर ने विधवा विवाह प्रचलन शुरू की, ये सारे जो टाइम थी ना, उस टाइम पे उन लोगों को बहुत सारा सहना पड़ा था। उस टाइम के जो पंडित थे, जिनका बहुत ज्यादा प्रभाव था, ये सबसे बहुत ज्यादा, बहुत लड़ाई के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद ये सब कुछ हो पाया है और फाइनली अभी सब कुछ ठीक चलता है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें जो शायद आपको लग रहे हैं कि ये सही हो सकता है, सिर्फ एक रिलीजन के लिए नहीं, मैं बहुत सबके लिए इक्वली मैं बोल रही हूँ। तो अगर ऐसा लग रहा है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, तो अगर लग रहा है कि वो गलत है और हम उसे सही करना चाहते हैं, और अगर ये पावर स्टेट पावर में जो है वो उसी रिलीजन के हैं, मेजोरिटी में है, तो वो ये कभी संभव नहीं होगा कि कुछ रिफॉर्म हो। तो इसलिए, और ये इसका जो अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है, शायद आपको लग रहा है, तो उसे वो मानना ही नहीं चाहेंगे। तो ये सब जो चीजें हैं, जो कि अभी अगर हम लोग बात करें सतीदाह की, तो हम लोग समझ सकते हैं आज के टाइम पे आके कि ये कितना ज्यादा जरूरत था इसका संस्कार होना। लेकिन अगर उस टाइम पे हम लोग जाएंगे, उस टाइम पे लड़कियां खुद बोलती थी कि ये अच्छा होगा, उस टाइम पे, कि तभी तो बहुत सारा स्ट्रगल के बाद ये सब कुछ हुआ। ऐसा नहीं कि एक दिन में हम लोग बात रखे और सब कुछ हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। तो ऐसे ही एग्जाम्पल के बारे में आप लोग भी सोचेंगे कि कैसा और भी क्या क्या है जो लगता है आप लोगों को देश के साथ या सेकुलरिज्म के साथ आपका मैच होता है। ऐसा कोई भी टॉपिक, इंसिडेंट आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये एक पिक्चर है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मंदिर, मस्जिद और चर्च की फोटो, कैसे सब कोई मिलजुल के रह रहे हैं। What is Indian secularism? Indian secularism क्या है? The Indian Constitution mandates that the Indian state be secular.
तो क्या कहते हैं कि इंडियन स्टेट को सेकुलर होना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुযাयी क्या है, इंडिया जो है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर द फॉलोइंग। जो एक धर्मनिरपेक्ष जो कंट्री है, स्टेट अगर कहा जा रहा है तो उससे आप लोग कंफ्यूज मत होइए। स्टेट मतलब कि राज्य की बात नहीं, यहाँ पे स्टेट मतलब कि एक देश को ही समझा रहा है। तो जो एक है कि जो एक सेकुलर कंट्री है ना, वही समझ सकता है कि एक सेकुलर कंट्री का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होती है। यहाँ पे जो है मैं बता रही हूँ दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। कोई एक रिलीजियन कम्युनिटी दूसरे को छोटा नहीं कर सकता, डोमिनेट नहीं कर सकता। that some members do not dominate other members of the same religious community। जैसे कि मैं अभी बता रही थी अनटचेबिलिटी को, अगर मान लीजिए हिंदुइज्म में कोई कुछ ब्राह्मण जो है वो किसी किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं और जो शूद्र है वो किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो अगर क्या होता है ना कि एक ही रिलीजियन में भी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकता है, तभी बात आती है रिलीजियन, कास्ट, क्लास, जेंडर, बहुत कुछ की। तो क्या होता है कि एक ही रिलीजन में अगर है उसके बाद भी लेकिन एक दूसरे को भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक पिक्चर है जहाँ पे हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट हाई स्कूल की है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं। In the above storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been a violation of the government's policy of treating all religions equally. Government school cannot promote any one religion either in their morning prayers or through religious celebration। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट जो स्कूल होती है ना, वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते, चाहे वो मॉर्निंग प्रेयर में हो या कुछ भी। और इसका अलग अगर देखें तो क्या है कि दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल में ये अप्लाई नहीं होता है। द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द above domination is through a strategy of non-interference। This means that in order to respect the sentiments of all religion and not interfere with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious community। तो जैसे कि अगर कोई अपना रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहता है, कुछ अलग अपना स्कूल बनाना चाहता है, जो भी है, तो इससे जैसे कि एक वो सेंस है ना कि हम किसी को भी रोक नहीं सकते और किसी के भी मन में दुख नहीं दे सकते रिलीजन के बेसिस पे। तो इसी तौर से अगर कोई अपना कुछ प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसे भी हम लोग रोक नहीं सकते। Government school often have students from different religious background. Reread the three objectives of secular state and write two sentences on why it is important that government schools do not promote any one religion। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है आप लोग फिर से 3 ऑब्जेक्टिव को पढ़ें और पढ़ने के बाद ये अपने खुद से आप आंसर दें, खुद से सोच के ये बताएं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि एक गवर्नमेंट स्कूल किसी एक रिलीजन को प्रमोट ना करे। तो इसका मैं छोटा सा हिंट्स दे देती हूँ कि क्यों क्या हो रहा है। हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर मेजोरिटी ग्रुप में रिलीजन जो है वो अगर दूसरे को डोमिनेट करते हैं या फिर किसी को भी चोट पहुंचाते हैं तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इंडिया जो एक ऐसा कंट्री है, हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन, कास्ट, क्लास के लोग रहते हैं, सब लोग एक ही साथ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। अगर किसी एक रिलीजन के बेसिस पे कुछ होने लगा तो दूसरे जो रिलीजन के बच्चे हैं शायद उनको अच्छा ना लगे या फिर कहीं ना कहीं जाके ये राइट्स को वायोलेशन हो सकती है। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ये सारे चीज़ को सोचते हुए हम लोग कह सकते हैं कि किसी एक स्कूल को प्रमोट नहीं कर सकते। जैसे कि जो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, मान लीजिए आप लोग किसी एक लीडर को चुनते हैं वोटिंग के द्वारा और वो मेजोरिटी ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर वो मेजोरिटी ग्रुप के लीडर है उसके बाद भी वो किसी एक रिलीजियन को प्रमोट नहीं कर सकते ऑफिशियली, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देती है। ओके, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव को पढ़ के ये चीज़ आप लोग लिखें और मुझे भी बताएं। तो यहाँ पे हम लोग एक अलग स्टोरी देखते हैं जहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि एक इंसान पगड़ी पहना हुआ है और दूसरा हेलमेट पहना हुआ है और आपस में कुछ बात कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं। In the storyboard, Paramjit, the Sikh youth, does not have to wear a helmet. This is because the Indian state recognizes that wearing a pagri is central to a Sikh's religious practice, and in order not to interfere with this,
allows an exception in the law. The third way in which Indian secularism works to prevent the domination listed earlier is through a strategy of intervention. You read earlier in this chapter about untouchability. This is a good example where members of the same religion dominate other members within it. In order to prevent this religion based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian constitution bans untouchability. तो स्टोरी बोर्ड में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि मैं बताई कि एक पगड़ी पहना हुआ था और दूसरा हेलमेट। तो जो पगड़ी जो पहने हुए हैं वो सिख धर्म से है, और अगर वो उनका रिलीजियन का है, रिलीजियन के बेसिस पे वो पढ़ रहे हैं, तो उसे स्टेट उस चीज़ को, उसके सेंटिमेंट को चोट नहीं पहुंचा सकता और उसे रोक नहीं सकता। तो बाकी लोगों के लिए ये सेम है कि उन्हें हेलमेट पहनना है, लेकिन जो सिख है उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि उन्हें अपना पगड़ी, टर्बन जो है वो खोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अगर कुछ है, आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो मुझे बताएं। तो सेम ही तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सेम ही रिलीजन में हम लोग देखते होंगे कि जो अपर कास्ट के हिंदूज हैं वो लोअर कास्ट के जो जो मानी जाती है, ठीक है, जैसे कि कास्ट क्लास का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वहां से कह रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होता, मतलब होते आ रहा है कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो ये सारी चीज़ों को मतलब प्रिवेंट करने के लिए एक सिटीजन को अपना, जैसे कि उसे कुछ बुरा फील ना हो, वो किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लोअर कास्ट के जो लोग हैं, इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को, अछूत जो प्रथा है उसको बैन किया गया है। ओके। The state is intervening in religion in order to end a social practice that it believes discriminates and excludes, and that violates the fundamental rights of lower caste who are citizens of this country. Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance right are respected, the state may have to intervene in the religion-based personal laws of communities. The intervention of the state can also be in the form of support. The Indian Constitution grants the right to religious communities to set up their own schools and colleges. It also gives them financial aid on a non-preferential basis. तो यहाँ पे जो है किसी भी तरह का सोशल पॉलिटिकल जो भी कहें, किसी भी तरह का प्रैक्टिस को जो है, जो डिस्क्रिमिनेशन को या फिर एक्सक्लूशन को प्रमोट करता है और ये इस बिलीफ में वो भरोसा करता है, तो इस जगह पे लेकिन स्टेट जो है अपना जो पावर है, जो रिलीजन, जो इंटरवेंशन है वो करता है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर धर्म में है कि आपका अपर कास्ट और लोअर कास्ट, लेकिन ये आपका जो डिग्निटी एंड वर्थ है, इंसानियत के नाते एक ह्यूमन को जो बुरा लग सकता है, जो सेंटिमेंट में उसे चोट पहुंचा सकती है, इस जगह पे लेकिन स्टेट अपना जो है कह सकते हैं कि टांग लड़ाती है, और मतलब वहाँ पे अपना जो जो चीज़ें जैसे कि एक सिटीजन को प्रोटेक्ट कर पाए फंडामेंटल राइट्स के द्वारा, वहाँ पे स्टेट अपना इंटरवेंशन करती है। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लोग अगर अपना स्कूल, कॉलेज या जो भी हो इस टाइप का कुछ अगर करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं अपने में ही, तो उस चीज़ के लिए भी परमिशन देती है, और प्रेफरेबल या नॉन प्रेफरेबल बेसिस में वहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती है। ओके। तो ये थी सेकुलरिज्म की पार्ट 1 की वीडियो। अगर यहाँ तक में इतना जितना भी मैंने पढ़ाया, अगर उतने तक में आप लोगों को कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो मुझसे ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो सर्कल, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पे आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगी, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू।